नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं वो हमारे भविष्य का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। हाँ, हमारे पास भारत की जनगणना 2011 के आधिकारिक दस्तावेज हैं। साथ ही कुछ अहम रिसर्च पेपर्स और नीति विश्लेषकों के विस्तृत नोट्स भी मौजूद हैं। और आज का हमारा मिशन एग्जैक्टली यही है, इन सभी सोर्सेज को डिकोड करना। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना कि जनगणना सिर्फ घर घर जाकर लोगों की गिनती करने का एक बोरिंग सरकारी काम है। हाँ, एक रूटीन काम लगता है सबको, लेकिन आज हम इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ये केवल गिनती नहीं है, मतलब ये एक बेहद व्यापक सांख्यिकी और रणनीतिक विश्लेषण है। सही कहा। ये एक ऐसा डेटा ग्रिड है जो तय करता है कि 1.2 अरब लोगों का ये देश कल कहाँ खड़ा होगा। तो इस डेटा ग्रिड की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। हाँ, इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनगणना सिर्फ एक दशकीय इवेंट नहीं है जो हर 10 साल में एक बार हो गया। ये हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक नियोजन की सबसे मजबूत नींव है। एग्जैक्टली। आज देश में जो भी बड़े हाईवे बन रहे हैं या अस्पताल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाँ, उन सब का आधार यही डेटा होता है। अगर हम इतिहास देखें तो भारत में इस महाअभियान की शुरुआत 1872 में हुई थी। 1872 मतलब बहुत पुरानी बात है। और जिस 2011 के डेटा का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो कुल मिलाकर भारत की 15वीं जनगणना है। और अगर हम आजादी के बाद के सफर की बात करें तो ये हमारी 7वीं स्वतंत्र जनगणना है। मतलब इसका इतिहास अपने आप में एक स्वतंत्र भारत के विकास की कहानी कहता है। बिल्कुल कहता है। 1872 से लेकर अब तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक माना जाता है। हाँ, अब खुद विजुलाइज करके देखिए। कश्मीर की दुर्गम बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटीय गांवों तक हर एक नागरिक का सटीक डेटा जमा करना कोई साधारण बात नहीं है। एकदम सही। इतने बड़े और विविधता वाले देश में इस तरह का लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करना, वो भी बिना किसी बड़ी चूक के, ये एक अभूतपूर्व चुनौती है। तो इस विशाल चुनौती को संभालने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये एक विशेष तंत्र के पास होती है। ये पूरी प्रक्रिया गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के महापंजीयक के पास होती है। मतलब महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के दिशा निर्देश में ये पूरी की जाती है। हाँ, देश भर के लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को इस खास काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेटा कलेक्शन से लेकर उसकी छंटाई और विश्लेषण तक। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अब इस मेगा प्रोजेक्ट से जो नंबर निकलकर हमारे सामने आते हैं वे हमारी ग्लोबल पोजीशन को पूरी तरह से रीडिफाइन करते हैं। बिल्कुल। चलिए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक संदर्भ और जनसांख्यिकीय आकार। मामले में भारत इस ग्लोबल बिलियनियर क्लब का सबसे प्रमुख सदस्य बन चुका है। 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमारी कुल जनसंख्या 1210.8 मिलियन दर्ज की गई। 1210.8 मिलियन। ये एक ऐसा विशाल मानव संसाधन है जिसे समझना हर नीति निर्माता के लिए जरूरी है। इसे एक बहुत ही आसान और रोचक तुलना से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर हम अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, बाप रे, तो 6 बहुत बड़े देश हो गए। हाँ, इन 6 बड़े देशों की पूरी आबादी को अगर एक साथ मिला दें तो वो संयुक्त आंकड़ा हमारी अकेली आबादी के बराबर होगा। एग्जैक्टली। ये तुलना डेमोग्राफी के स्केल को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है। जब हम इसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रणनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो भारत और चीन की तुलना सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। 2011 में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.76% दर्ज की गई। और दूसरी तरफ अगर हम चीन के आंकड़ों को देखें तो उनकी वृद्धि दर ऐतिहासिक रूप से नीचे गई है। विश्व पटल पर रूस और जापान के बाद चीन की वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को एक नई दिशा देगा। और इसी डेमोग्राफिक शिफ्ट और वृद्धि दर के गणित को देखकर जानकारों ने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। हाँ, जिसकी आज हर जगह चर्चा है। ये अनुमान लगाया गया कि 2025 से 2030 तक भारत अपनी विशाल जनसंख्या के कारण चीन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। ग्लोबल लीडर बोर्ड पर नंबर 1 होना सुनने में एक अचीवमेंट लग सकता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी ही आसान है? जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।
नंबर 1 का ये ताज अपने साथ मैनेजमेंट के लिए एक गंभीर चुनौती लेकर आता है। विशालता प्रबंधन की चुनौती, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का सीधा मतलब है देश के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव। बिल्कुल, करोड़ों नए युवाओं के लिए क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार के अवसर और एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना। ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर हम सांख्यिकी सारांश पर नजर डालें तो विश्व जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है। 17.5%। इसका सीधा और सरल अर्थ ये है कि इस धरती पर मौजूद हर छठा इंसान एक भारतीय है। हर छठा इंसान भारतीय है। ये आंकड़ा हमारी ग्लोबल प्रेजेंस की ताकत दिखाता है। लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के साथ जोड़ते हैं तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। हाँ, और वो तथ्य ये है कि विश्व के कुल भूक्षेत्र यानी रहने लायक जमीन में हमारी हिस्सेदारी केवल 2.4% है। सोचिए, एक तरफ ग्लोबल पॉपुलेशन का 17.5% हिस्सा और दूसरी तरफ ग्लोबल लैंड का सिर्फ 2.4% हिस्सा। ये गैप हमारी सबसे बड़ी हकीकत है। और ये गैप सीधे तौर पर यह निष्कर्ष निकालता है कि वैश्विक हिस्सेदारी के मुकाबले हमारे पास संसाधन अत्यंत सीमित हैं। हमारे जंगल, हमारी नदियां और हमारी कृषि योग्य जमीन इस विशाल आबादी के भारी दबाव में है। जमीन और संसाधनों की इसी भारी कमी के कारण भारत का जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एक छोटे से इलाके में क्षमता से अधिक लोगों का रहना शहरी नियोजन और पर्यावरण के लिए एक क्राइसिस की स्थिति पैदा करता है। सही बात है। संसाधनों पर इस लगातार बढ़ते दबाव के बीच हमारे पास जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। हाँ, जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। 2011 की रिपोर्ट बताती है कि हमारी दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है। लेकिन असली कहानी इसके वार्षिक ट्रेंड में छिपी है। वार्षिक ट्रेंड हमें एक उम्मीद की किरण दिखाता है। पिछले दशक में हमारी वार्षिक वृद्धि दर 2.15% हुआ करती थी और 2011 में ये दर घटकर 1.76% पर आ गई। डेमोग्राफिक और समाजशास्त्र की भाषा में इस बदलाव को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, या जनसांख्यिकी संक्रमण। इसका मतलब है कि हमारा समाज अब उच्च जन्म दर के पैटर्न से बाहर निकल रहा है। हाँ, और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। वृद्धि दर में ये जो क्रमिक गिरावट दर्ज की जा रही है वो जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर इस गिरावट को समझना आसान है, लेकिन जब हम राज्य स्तरीय दिग्गजों के डेटा में गोता लगाते हैं तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 199.8 मिलियन की विशाल आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर मौजूद कई बड़े देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जितनी अकेले यूपी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार दोनों ने 100 मिलियन का भारी भरकम आंकड़ा पार कर लिया है। इन विशाल राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी एक यूरोपीय देश को चलाने से ज्यादा जटिल है। सबसे बड़ी चुनौती इन राज्यों में संसाधनों के वितरण की होती है। इतनी बड़ी और सघन आबादी वाले क्षेत्र में हर एक अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का फायदा पहुंचाना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। अस्पताल, स्कूल और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर जो दबाव इन राज्यों में है वो अकल्पनीय है। जहां एक तरफ ये राज्य जनसंख्या के महासागर बने हुए हैं, वहीं कुछ राज्य पूरी तरह से आउटलायर नजर आते हैं। हाँ, हमारे डेटा सोर्सेज में नागालैंड का विशेष विश्लेषण किया गया है। पूरे देश में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसने सकारात्मक के बजाय -0.5% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। जहां पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहां इस राज्य का ग्राफ नीचे की तरफ गया। नागालैंड का ये सिकुड़ता हुआ ग्राफ डेमोग्राफर्स के लिए हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा अगर हम EAG राज्यों का विश्लेषण करें तो वहां भी एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है। EAG यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ये उन राज्यों का समूह है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा माना जाता रहा है। 2011 की जनगणना में पहली बार इन EAG राज्यों में समग्र वृद्धि दर में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। इस समूह में ओडिशा का प्रदर्शन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। हाँ, ओडिशा की वृद्धि दर 14.0% दर्ज की गई, जो कि हमारे 17.7% के राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे है। पिछड़ेपन का टैग होने के बावजूद ये शानदार गिरावट कैसे आई? ये गिरावट समझाती है कि इन पिछड़े राज्यों में शिक्षा और विकास का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जब गांवों में हेल्थ केयर पहुंचता है और महिला साक्षरता बढ़ती है तो परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अपने आप आ जाती है। एग्जैक्टली। ओडिशा जैसे राज्यों में ये बदलाव उन्हीं सरकारी और सामाजिक अभियानों की सफलता को दर्शाता है। लेकिन
इसी ईएजी समूह की एक खास केस स्टडी ने सारे नीति विश्लेषकों को हैरत में डाल रखा है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, छत्तीसगढ़। उसके आंकड़े पूरे ईएजी ट्रेंड से बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, जो कि नीति विश्लेषकों के लिए शोध का विषय है। छत्तीसगढ़ सच में एक अनोखा अपवाद है। ये एकमात्र ईएजी राज्य था जिसने पिछले दशक की तुलना में वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की। 1991 से 2001 के मुकाबले ये बढ़कर 22.6% हो गई, जो अन्य ईएजी राज्यों में गिरावट के विपरीत एक तेज वृद्धि है। समाजशास्त्री आज भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर कम होने का नतीजा है या कोई और कारण है। ये तो आगे की रिसर्च ही बताएगी। तो राज्यों के इस गणित के बाद अब हम उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे समाज का असली दर्पण है। हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की। लिंगानुपात केवल महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं है। ये किसी भी देश की सांस्कृतिक परिपक्वता और लैंगिक न्याय का पैमाना है। मैं ये बताते हुए खुशी जता रहा हूँ कि 2011 का राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जो कि 1991 के ऐतिहासिक निचले स्तर 927 के बाद निरंतर सुधार दिखाता है। ये महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार का संकेत है। ओवरऑल सेक्स रेशियो में ये सुधार एक अच्छी खबर है। लेकिन जैसे हम 0 से 6 वर्ष के बाल लिंगानुपात की ओर ध्यान खींचते हैं तो ये सारी सकारात्मकता खत्म हो जाती है। ये डेटा हमारे लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी है। राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के बावजूद ये बाल लिंगानुपात 2001 के 927 से घटकर 2011 में 919 हो गया। इस गिरावट को तो एक गंभीर डेमोग्राफिक क्राइसिस या जनसांख्यिकीय संकट ही कहेंगे। बिल्कुल, ये स्पष्ट करता है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय कुप्रथाएं अभी भी मौजूद हैं। बेटियां जन्म लेने से पहले ही खत्म की जा रही हैं। अगर हम एक 100 वॉट विश्लेषण की तरफ मुड़ें तो इसके असली प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने को तबाह कर सकते हैं। ये गिरावट भविष्य में एक मैरिज स्क्वीज या विवाह संकट को जन्म देगी। विवाह संकट मतलब पुरुषों के लिए जीवन साथी की भारी कमी होगी। लाखों युवाओं को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी और इससे मानव तस्करी और असुरक्षा जैसे सामाजिक अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होगी। ये तो बहुत डरावना परिदृश्य है। और एक अनदेखा खतरा ये भी है कि पारंपरिक वृद्धावस्था सुरक्षा प्रणालियों के टूटने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जब नए परिवार ही नहीं बसेंगे तो बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? इन भयानक संभावित खतरों के बीच हमें क्षेत्रीय रुझानों पर भी चर्चा करनी चाहिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के नाम देखें तो हरियाणा सबसे खतरनाक स्तर 877 पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 883 पर और सिक्किम 889 पर हैं। इन राज्यों का डेटा उस सांस्कृतिक संकट को उजागर करता है जिस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच हमें उन उत्साहजनक सुधारों की भी बात करनी चाहिए जो एक नई उम्मीद जगाते हैं। हाँ, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में देखे गए। दिल्ली और चंडीगढ़ में तो 40 से अधिक अंकों का सुधार हुआ है, जो प्रभावी सामाजिक अभियानों की सफलता को दर्शाता है। ये रातों रात नहीं हुआ है। तो इस पूरे डेटा ग्रिड और विश्लेषण के बाद हम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत इस समय चुनौतियों और अवसरों के ठीक बीच में खड़ा है। एक तरफ जनघनत्व और बाल लिंगानुपात जैसी समस्याएं हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास अपार युवा ऊर्जा है। इसी को हम वर्किंग एज या कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं। इनकी बढ़ती संख्या देश के लिए आर्थिक लाभांश ला सकती है। लेकिन इस लाभांश को हकीकत में बदलने के लिए बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। एकदम सही। सही नीतियों के साथ भारत अपनी जनसंख्या को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। आज हम जो भी ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं उनका बेसिस बहुत ही रिगरस मेथोडोलॉजी से कलेक्ट किया गया डेटा है। ये नंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि आने वाले दशकों में हमारी पॉलिसीज का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर हम भारत के करंट डेमोग्राफिक फेज को देखें तो हम सब जानते हैं कि इंडिया अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 3 में है। हाँ, और स्टेज 3 का मतलब है कि डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों गिर रहे हैं। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि फर्टिलिटी रेट कम होने के बावजूद हमारी टोटल पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है। इसे ही हम पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। पॉपुलेशन मोमेंटम मतलब हमारी पिछली जनरेशन का बेस इतना बड़ा है कि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तो एवरेज फैमिली साइज छोटा होने के बावजूद टोटल नंबर्स बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन है ये, और इसे समझे बिना हम अपनी डेमोग्राफी को डिकोड कर ही नहीं सकते। स्टेज 3 एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हम एक स्टेबल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टेज 1 और 2 में हमने बहुत हाई मोर्टेलिटी और हाई बर्थ रेट्स देखे थे। हाँ,
लेकिन अब हेल्थ केयर में सुधार की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ गई है और एजुकेशन की वजह से लोग अब छोटी फैमिलीज प्रेफर कर रहे हैं। और इस प्रोग्रेस को अगर हम विजुअलाइज करें तो पॉपुलेशन पिरामिड इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं देख रहा था कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का पिरामिड देखें तो वो एकदम बेल शेप्ड का होता है, जो साफ दिखाता है कि उनकी पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जा रही है और नए बच्चों का जन्म कम हो रहा है। लेकिन अपना इंडिया का पिरामिड अभी भी एक ब्रॉड बेस मेंटेन किए हुआ है। मतलब हमारी पॉपुलेशन में यूथ का परसेंटेज बहुत ही मैसिव है। हम एक बहुत ही यंग नेशन है और ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रॉड बेस हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में वर्किंग एज पॉपुलेशन अब श्रिंक हो रही है। बिल्कुल, उनके सामने क्राइसिस ये है कि इकोनॉमी को रन करने के लिए वर्कफोर्स कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ इंडिया के पास 15 से 59 साल के वर्किंग एज ग्रुप का एक बहुत बड़ा पूल है। और इसी वर्किंग एज ग्रुप के एक्सपेंशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, जब आपके पास काम करने वाले हाथ ज्यादा हों और डिपेंडेंट लोग यानी बच्चे और बुजुर्ग कम हो तो डिपेंडेंसी रेशो काफी नीचे आ जाता है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक स्वीट स्पॉट होता है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये स्वीट स्पॉट वाकई में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये डिविडेंड ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक पोटेंशियल है। एग्जैक्टली अगर इस यूथ को सही स्किल्स और मीनिंगफुल जॉब्स नहीं मिले तो यही डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी बदल सकता है। इसलिए ये जो कुछ दशकों की लिमिटेड विंडो है, इसमें सही पॉलिसी इंटरवेंशंस करना बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, अगर हम इसमें सक्सेसफुल रहीं तो इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये यूथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस ताकत को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। और यहीं पर मुझे वो थॉमस मल्थस की थ्योरी याद आती है, जो आज भी बहुत रेलेवेंट लगती है। हाँ, क्योंकि अगर हम 2001 से 2011 के बीच का डेटा देखें तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.76% थी, लेकिन उसी पीरियड में फूड ग्रेन प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.15% रही। ये जो फूड और पॉपुलेशन के बीच का मिसमैच है, इसे हम माल्थुसियन गैप कहते हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है हमारे फ्यूचर के लिए। माल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, जबकि रिसोर्सेज और फूड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। हाँ, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने माल्थस के प्रिडिक्शन को काफी हद तक गलत साबित किया था, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 1.76 और 1.15 का जो गैप है वो एक क्लियर वार्निंग दे रहा है। मतलब हम हमेशा के लिए सिर्फ पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें पर एकड़ यील्ड बढ़ानी होगी और वाटर मैनेजमेंट जैसे सस्टेनेबल इनोवेशंस को अग्रेसिवली अडॉप्ट करना होगा। शायद इसी एग्रेरियन स्ट्रेस का एक बड़ा रिजल्ट ये है कि हम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं। 2011 का डेटा एक बहुत ही हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ कि अर्बन पॉपुलेशन का एब्सोल्यूट इंक्रीज रूरल इंक्रीज से ज्यादा था। आज हमारी लगभग 31% पॉपुलेशन शहरों में है। लोग खेत छोड़कर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये माइग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि एक पूरा सोशोलॉजिकल शिफ्ट है। जब इंसान गांव से शहर आता है तो वो एक नई अर्बन इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। इस 31% अर्बनाइजेशन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब गांवों से अर्बन सेंटर्स की तरफ जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव और शहर के बीच की जो लाइन थी वो ब्लर हो चुकी है। जो मीडियम साइज के गांव थे उनका शेयर 80% से गिरकर 50% रह गया है। और दूसरी तरफ 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले बड़े गांवों का उदय हो रहा है, जिन्हें हम सेंसस टाउन्स कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां सड़क पर गाय भी दिख जाएगी और बगल में कोई शानदार कैफे भी। सेंसस टाउन्स का राइज दिखाता है कि ऑफिशियली ये गांव है, लेकिन इनका कैरेक्टर पूरी तरह से अर्बन हो चुका है। यहाँ लोग खेती नहीं करते, बल्कि रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। ये ट्रांजिशन दिखाता है कि अर्बनाइजेशन सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर स्प्रेड हो रहा है। लेकिन जब अर्बनाइजेशन इतनी मैसिव स्पीड से होता है तो चैलेंजेस का पहाड़ भी साथ आता है। बिल्कुल, जिस तरह से मेगा सिटीज अनियंत्रित होकर एक्सपैंड कर रहे हैं, उसका सीधा असर हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे शहर बसते जा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग हमेशा पीछे भाग रही है। कैरिंग कैपेसिटी अब ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुकी है। वाटर सप्लाई से लेकर सीवेज सिस्टम तक सब कुछ हेवी स्ट्रेस में है। और अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी से लोग स्लम्स में रहने को मजबूर हैं। ट्रैफिक और पोल्यूशन तो हर बड़े शहर का डिफॉल्ट फीचर बन गया है। हम कंक्रीट के जंगल बना रही हैं। मॉनसून आते ही जो वाटर लॉगिंग होती है
वो इसी पुअर प्लानिंग का सबूत है। तो अर्बन प्लानर्स के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें समझना होगा कि शहर सिर्फ इकोनॉमी के इंजन नहीं, लोगों के रहने की जगह भी हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्मार्ट बनाना होगा। अब इस हार्ड डेटा से थोड़ा शिफ्ट होकर अगर हम भारत के कल्चरल फैब्रिक की बात करें तो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के आंकड़े भी बहुत माइंड ब्लोइंग हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम लैंग्वेज फैमिलीज को देखें तो इंडो यूरोपियन ग्रुप सबसे बड़ा है, जो लगभग 78.072% पॉपुलेशन कवर करता है। इसके बाद 19.642% के साथ द्रविडियन फैमिली आती है, और फिर ऑस्ट्रोएशियाटिक जो 1.114% है। ये भाषाई सघनता ही भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। हर एक भाषा अपने अंदर एक पूरा इतिहास कैरी करती है, और इसी हेरिटेज को मान्यता देने के लिए 2024 में क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। पुरानी लिस्ट में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया शामिल थीं। हाँ, और अब इस लिस्ट में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी जोड़ दिया गया है। पाली और प्राकृत का आना बहुत खास है, क्योंकि इनमें हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स लिखे गए थे। ये टैग मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? बिल्कुल। इसके लिए प्रूफ करना होता है कि भाषा का 1,500 से 2,000 साल पुराना रिकॉर्ड है। इससे एकेडमिक रिसर्च के लिए फंड्स मिलते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। इन भाषाओं के कंजर्वेशन के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं को लेकर जो डेलिकेट बैलेंस है वो भी फैसिनेटिंग है। 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसने हिंदी के साथ इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू रखा, और 1965 के संघर्ष के बाद जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया, उसने एक नया डायरेक्शन दिया। इस फॉर्मूला को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखना चाहिए। इंडिया जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में एक सिंगल लैंग्वेज इम्पोज करना पॉसिबल नहीं था। ये फॉर्मूला एक ऐसा मिडिल ग्राउंड था जिसने नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट किया और रीजनल प्राइड को भी हर्ट नहीं होने दिया। इसने हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को साथ काम करने का फ्रेमवर्क दिया, जिससे भाषाई सद्भाव मेंटेन रहे। हमने डेमोग्राफिक्स और लैंग्वेज तक इतने ट्रेंड्स एनालाइज किए, लेकिन एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है कि हम इस सेंसस डेटा पर कितना रिलाई कर सकते हैं। ये बहुत वैलिड कंसर्न है, लेकिन इंडियन सेंसस का कवरेज एरर 2% से भी कम होता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत एक्सीलेंट है। हालांकि हमारे पास SRS और NFHS जैसे टूल्स भी हैं, लेकिन उनका लिमिटेशन है कि वो सिर्फ स्टेट लेवल डेटा देते हैं। हाँ, जब माइक्रो लेवल प्लानिंग करनी हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोलना हो, तो सैंपल सर्वे काम नहीं आते। वहाँ आपको सेंसस का ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रैन्युलर डेटा चाहिए होता है। इसीलिए सेंसस पॉलिसी मेकिंग का सबसे ऑथेंटिक आधार है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। एक डायनामिक इकोनॉमी के लिए 10 साल का सेंसस साइकिल बहुत लंबा है। बहुत लंबा और आउटडेटेड, खासकर माइग्रेशन पैटर्न्स के लिए। आज मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोविड के टाइम हमने देखा कि रियल टाइम डेटा ना होने से रिलीफ मेजर्स में कितनी दिक्कत आई। इसीलिए इसका एकमात्र सस्टेनेबल सॉल्यूशन है डिजिटल जनगणना। हमें अब डिजिटल सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ शिफ्ट होना अनिवार्य है। डेटा कलेक्शन डिजिटल होगा तो उसे प्रोसेस करना फास्ट हो जाएगा और हम प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगी। तो अगर हम आज की इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो 2011 का सेंसस हमारे लिए एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट था। ग्रोथ रेट का स्लो होना और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो और खाद्यान्न बनाम जनसंख्या का गैप बहुत गहरी चिंता का विषय है, जिसके लिए सतर्क और सही नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। ये साफ है कि आने वाले कुछ डिकेड्स इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। भारत का भविष्य संसाधनों के उचित प्रबंधन पर निर्भर है। लेकिन इस सब के बीच मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? हमने देखा कि भारत तेजी से सेंसस टाउन्स और डिजिटल डेटा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जरा सोचिए, जब हमारी पूरी जनगणना रियल टाइम और डिजिटल हो जाएगी तो क्या ये सिर्फ नीतियां बनाने का तरीका बदलेगा, या ये हमारी निजता और एक नागरिक के रूप में हमारी पहचान को भी पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार करें। इसी के साथ इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। खुद से रिसर्च करते रहें और सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों।